नमस्कार दोस्तों, इंडिया आईक्यू में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जो देश भर के तमाम राज्य यूनियन टेरिटरी है उनमें लोकसभा की राज्यवार सीटें क्या है, क्या स्थिति है उनकी, कौन से राज्य में कौन सी पार्टी मजबूत है, कौन से राज्य में कौन सी पार्टी को ज्यादा सीटें मिली है, 2014 के चुनाव में किस पार्टी को ऑल ओवर इंडिया में कितनी सीटें मिली थी, राज्यवार अगर बात करें तो क्या स्थिति है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, हमारा वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहे। सबसे पहले हम आपको राज्यवार स्थिति पर जाने से पहले ऑल ओवर रिजल्ट दिखा लेते हैं आपको सामने कि 2014 के जो चुनाव परिणाम आए थे उसके मुताबिक लोकसभा में कौन सी पार्टी की क्या स्थिति है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है जिसके पास 268 सांसद है। हालांकि 2014 के जिस समय रिजल्ट आए तो उस समय 282 थे, लेकिन बाद के उपचुनाव में बीजेपी को तमाम जगह पर, जिसमें राजस्थान की 2 सीटें हैं और बिहार की है, इस तरह से तमाम राज्यों में, फूलपुर गोरखपुर यूपी की सीटें हैं, इसके अलावा कैराना की सीट थी यूपी में, ऐसी जो तमाम सीटें थी वो बीजेपी उपचुनाव में हार गई। इस वजह से मौजूदा वक्त में उसके पास 268 सांसद हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी 45, कांग्रेस के पास 45 सांसद थे और इस वजह से एक झगड़ा यह भी हुआ था कि कांग्रेस को लीडर ऑफ अपोजिशन का पद दिया जाए या नहीं। आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए या किसी को मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा देने के लिए कितनी सीटों की जरूरत होती है, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी एआईएडीएमके जिसके 37 सांसद थे। तृणमूल कांग्रेस जो कि पश्चिम बंगाल में मजबूत पकड़ रखती है, वहां उनकी 34 सीटें थी। 5वें नंबर पर बीजू जनता दल उड़ीसा की थी जिसकी 18 सीटें थी। शिवसेना की 18 सीटें, टीडीपी की 15, टीआरएस की 10, सीपीआई की 9, एनसीपी की 7, सपा 7 सीटें जिसमें 5 तो उस समय जीती थी 2014 के चुनाव के समय में, और फिर फूलपुर गोरखपुर जीतने से सपा के 7 हो गए, एलजेपी के 6 है, आम आदमी पार्टी के 4 है और जेडीयू के 4 सांसद है। तो ये था 2014 के रिजल्ट। अगर हम पार्टी वाइज रिप्रेजेंटेशन देखें कि सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन किनका है तो बीजेपी का सबसे ज्यादा है, 52.34% है। उसके बाद नंबर 2 पर कांग्रेस आती है जिनका 8.62% है। तीसरे नंबर पर एआईएडीएमके 7.09 और चौथे नंबर पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 6.51% की बात है। जेंडर वाइज बात करें तो यहां 1/3 महिलाओं वाले आंकड़े को धत्ता बता रहा है। ये असलियत को उजागर कर रहा है कि हमारी संसद में केवल 12.45% ही महिलाओं का योगदान है और 87.55% यानी कि करीब करीब 457 जो सांसद है वो मेल हैं। प्रोफेशन वाइज अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि उनका मूलभूत पेशा खेती है, एग्रीकल्चरिस्ट है वो। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो वो आएंगे आपके बिजनेसमैन आएंगे जो करीब करीब 13.95% है। चौथे नंबर पर सोशल वर्कर जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं वो है जो 17.25 दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर बिजनेस पर्सन और चौथे नंबर पर एडवोकेट है। ये प्रोफेशन वाइज बाय। अब अगर हम राज्यवार बात करें कि राज्यवार सीटें है कितनी, यहां हम कुल सीटों की बात कर रहे हैं। यहां आपको ये नहीं बता रहे कि कौन से राज्य में किसकी कितनी सीटें, वो बाद में बताएंगे। पहले हम ये बता रहे हैं कि कौन से राज्य में कितनी सीटें हैं। राजस्थान में 25 सीटें हैं, पंजाब में 13 है, उत्तर प्रदेश में 80 हैं, गुजरात में 26 है, बिहार में 40 है, बंगाल में 42 है, महाराष्ट्र में 48 है, जम्मू कश्मीर में 6 है, हरियाणा में 10 है, मध्य प्रदेश में 29 है, हिमाचल प्रदेश में 4 है, उत्तराखंड में 5 है, छत्तीसगढ़ में 11, कर्नाटक में 27। सबसे ज्यादा जो लोकसभा की सीटें हैं वो यूपी में है। अब आपको एक कमेंट बॉक्स में हमें यह भी बताना है कि राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें कौन से स्टेट में हैं। इसके अलावा अब अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 25 है, असम में 14 है, गोवा में 2 है, झारखंड में 14 है, केरल में 20 है, मणिपुर में 2 सीटें हैं, मेघालय में लोकसभा की 2 सीट है, मिजोरम में 1 है, नागालैंड में 1 है, ओडिशा में 21 है, सिक्किम में 1 है। आपको एक और जानकारी बता दूं कि जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, 7 केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी वगैरह, इनमें से एकमात्र दिल्ली ऐसी है जिसकी 7 सीटें हैं। बाकी के जो 6 के 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें 1-1 लोकसभा की सीट है। तमिलनाडु में 39 है, त्रिपुरा में 13 है, तेलंगाना में 17, चंडीगढ़ में 7, माफी चाहूंगा, दिल्ली में 7, चंडीगढ़ में 1, अंडमान निकोबार में 1 सीट, दमन दीव में 1 सीट, लक्षद्वीप में 1 सीट, पुडुचेरी में 1 सीट और दादर नगर हवेली में लोकसभा की 1 सीट है। अब बात करते हैं 2014 के राज्यवार चुनाव परिणामों की। राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, गोवा, दिल्ली,
हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दादर, नगर हवेली, ये वो जगह है जहां 2014 के चुनाव परिणाम में पूरी की पूरी सीटें बीजेपी ने जीती थी। राजस्थान की 25 की 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी, गुजरात की 26 की 26, उत्तराखंड की 500 सीटें बीजेपी ने जीती थी, गोवा की 2 सीटें, दिल्ली की 7 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, चंडीगढ़ की 1 और बाकी जो ये केंद्र शासित प्रदेश है इन चारों की 1-1 सीट, तीनों की बीजेपी जीती थी। तो ये वो जगह है जहां पर बीजेपी ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया था। अब हम आते हैं बाकी के जो राज्य हैं जहां पर सभी पार्टियों का मेल जुल रहा है। तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पर टोटल सीट लिखी हमने स्टेट के बाद में और आगे हमने परिणाम की स्थिति आपको बताई है। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं जिसमें से 8 सीटें वाईएसआर कांग्रेस के पास में है। और अगर हम एक बात और भी है कि जो पीछे के स्टेट थे राजस्थान, गुजरात, इनमें अगर हम दिग्गज सीटों की बात करें तो गुजरात में 2 सीटें ही है मेन गांधीनगर जो लाल कृष्ण आडवाणी जहां से चुनाव लड़ते हैं, अहमदाबाद ईस्ट जहां से परेश रावल चुनाव लड़ते हैं। हालांकि वडोदरा की सीट भी थी जहां 2014 में मोदी ने वाराणसी के साथ वडोदरा से चुनाव लड़ा था। और गुजरात के बाद में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर 5 तो मंत्री हैं जिनकी सीटें हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से सांसद है, ये एक तरह से पिछले 1-1.5 साल में वसुंधरा के एक पैरेलल और वसुंधरा के विरोधी गुट के माने जाते हैं। बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल है, ये राजस्थान में एक तरह से बीजेपी के एससी का चेहरा, मेघवाल चेहरा के रूप में आगे सामने उभर रहे हैं। जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन राठौड़ जो पंचायती राज मंत्री है वो है, पाली से है पीपी चौधरी, नागौर से सीआर चौधरी है, बारा झालावाड़, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बारा झालावाड़ में वसुंधरा राजे के बेटे जो दुष्यंत सिंह है वो वहां से सांसद है। 25 की 25 सीटें 2014 में बीजेपी ने जीती थी, लेकिन उसके बाद में जो उपचुनाव हुए 2018 के फरवरी में उसमें अजमेर और अलवर में कांग्रेस जीत गई। तो अब राजस्थान में हालांकि बीजेपी के पास 23 सीटें ही हैं। 2014 में एक बात और है, अभी जो राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट और जो पीसीसी चीफ है वो 2014 में अजमेर सीट से हार गए थे 20,000 वोटों से। इसके अलावा बाड़मेर की सीट भी राजस्थान में महत्वपूर्ण रही थी क्योंकि 2014 में बाड़मेर में जो दिग्गज नेता थे जसवंत सिंह जसोल, उनका टिकट काट लिया गया था और फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, हार गए थे और उसके कुछ वक्त बाद में ही वो एक्सीडेंट, घर में ही रात को एक्सीडेंट मतलब फिसल के गिर गए जिसकी वजह से पिछले कई सालों से कोमा में है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में चांदनी चौक जहां से हर्षवर्धन जीते थे, मौजूदा वक्त में मंत्री है, और नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी वहां से सांसद है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां से हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जीते थे। अब उसके बाद में आते हैं आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, 8 सीटें वाईएसआर कांग्रेस के पास है, टीडीपी के पास, तेलुगु देशम पार्टी के पास में 15 सीटें हैं और बीजेपी के पास में 2 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 ही सीटें हैं जिसमें से एक कांग्रेस के पास है और एक बीजेपी के पास में है। एक जो अरुणाचल वेस्ट और ईस्ट 2 सीटें हैं, वेस्ट वाली सीट है बीजेपी के पास है और यहां से किरण रिजिजू सांसद है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। असम में 14 सीटें हैं, बीजेपी के पास 7 सीटें हैं, एआईयूडीएफ के पास 3 सीटें हैं। एआईयूडीएफ जिनके मुखिया जो थे वो काफी विवाद, पिछले साल कुछ विवाद हुआ था जिनको लेकर के कुछ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की वजह से बातें आई थी और आर्मी चीफ ने ये बयान दिया था विपिन रावत ने कि असम के अंदर एक पार्टी ऐसी उभर रही है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, लेकिन वो पार्टी मजबूती से आगे बढ़ती जा रही है। कांग्रेस की यहां असम में 3 सीटें हैं और निर्दलीय है 1 सीट है। 2014 में इस खास बात यहां पर यह है कि लखीमपुर जो सीट है वहां से सर्वदानंद सोनोवाल जीते थे जो बाद में असम के सीएम बने थे। बिहार की 40 सीटें हैं, बीजेपी 22 सीटों पर यहां जीती थी, जेडीयू 2 सीटों पर, आरजेडी 4 सीटों पर जीती थी, एलजेपी 6 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर, आरएलएसपी 3 पर और एनसीपी 1 सीट पर बिहार में जीती थी। हालांकि बिहार और यूपी ऐसे स्टेट है जहां पर अगर दिग्गज सीटों की बात की जाए तो वो खत्म ही नहीं होनी है। बिहार के अंदर राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण से सांसद है, हुक्मदेव नारायण मधुबनी से, दरभंगा से कीर्ति आजाद जो अभी कांग्रेस में चले गए हैं, सारण से राजीव प्रताप रूडी जो पहले कौशल विकास मंत्री थे, काफी गड़बड़ियां की इसकी वजह से मोदी ने हटा लिया था। हालांकि राजीव प्रताप रूडी ने 2014 में राबड़ी देवी को हराया था। रामविलास पासवान हाजीपुर से है, भोला सिंह बेगूसराय से है, शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से है, रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र से है, अश्विनी कुमार चौबे जो अभी मंत्री बनाए गए थे लास्ट रीसफलिंग में वो बक्सर से सांसद है, गिरिराज सिंह नवादा से है, जमुई से चिराग पासवान है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ 11 सीटें हैं, 10 बीजेपी जीती थी, 1 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सिर्फ 1 दुर्ग वाली सीट मिली थी जहां से ताम्रध्वज साहू जो दिग्गज है कांग्रेस के, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, वो यहां से जीते थे। हरियाणा में 10 सीटें हैं, 7 पर बीजेपी का कब्जा है और 1 पर कांग्रेस का है और आईएनएलडी का 2 सीटों पर हरियाणा के अंदर कब्जा रहता है।
जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर 6 सीटें हैं, 3 बीजेपी जीती थी, 3 पीडीपी जीती थी। बीजेपी के अगर हम बात करें तो उधमपुर, जम्मू और लद्दाख वाली तीनों सीटें बीजेपी जीती थी, और उधमपुर से वो जितेंद्र सिंह जो पीएमओ के स्टेट मिनिस्टर है वो थे। अनंतनाग से जीती थी पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जो बाद में स्टेट की सीएम भी बनी थी। और झारखंड में 14 सीटें हैं, 12 बीजेपी के पास है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के पास में 2 सीटें हैं झारखंड के अंदर। शिबू सोरेन दुमका से हैं और जयंत सिन्हा हजारीबाग से। ये झारखंड की अगर हम दिग्गज सीटों की बात करें 2 सीटें दिग्गज में आती हैं। कर्नाटक की 28 में से 17 सीटें बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास 9 सीटें हैं और जेडीएस के पास में 2 सीटें हैं कर्नाटक के अंदर। इसमें कर्नाटक के अंदर दिग्गज सीटों की बात करें तो शिमोगा से बीएस येदियुरप्पा है, और इसके अलावा तो हासन से एचडी देवगौड़ा, ये भी काफी दिग्गज सीट है। और एक और दिग्गज सीट है चिकबल्लपुर, जहां से वीरप्पा मोइली कांग्रेस के दिग्गज नेता है, वो वहां से सांसद है। केरल की 20 सीटों में से सीपीएम का 5 सीटों पर कब्जा है, कांग्रेस 8 सीटों पर, सीपीआई 1 पर, आईयूएमएल 2 पर, केसीएम 1 पर, आरएसपी 1 पर और 2 निर्दलीय हैं। यहां खास बात यह देखने वाली है कि केरल को सीपीएम का गढ़ माना जाता है कम्युनिस्ट पार्टियों का, लेकिन बावजूद इसके यहां पर 20 में से सिर्फ 5 सीटों पर ही सीपीएम है, और वहां पर मुख्य फाइट रहती है सीपीएम और कांग्रेस के बीच में। लक्षद्वीप की एक ही सीट है जो एनसीपी ने जीती थी। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 27 पर बीजेपी को कामयाबी मिली थी और 2 सीटों पर कांग्रेस को। कांग्रेस ने 2 सीटें गुना और छिंदवाड़ा की जीती थी, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया और छिंदवाड़ा से कमलनाथ जो अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। इसके अलावा 2 सीटें और भी काफी दिग्गज मानी जाती हैं, विदिशा और इंदौर से सुमित्रा महाजन जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो मध्य प्रदेश के इंदौर से ही सांसद है, और विदिशा से सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री है वो विदिशा से हैं। महाराष्ट्र ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी के बाद में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में है, जहां पर बीजेपी 23 जीती थी, शिवसेना 18, कांग्रेस 2, एनसीपी 4 और स्वाभिमान पक्ष को मिली थी 1 सीट। इसमें दिग्गज नेताओं में महाराष्ट्र से आने वालों में अगर हम मौजूदा वक्त में मौजूद लोगों का 1-2 का वो गोपीनाथ मुंडे का तो हालांकि निधन हो गया है, नितिन गडकरी है जो महाराष्ट्र के नागपुर से सांसद बने थे, सुप्रिया सुले बारामती से और पूनम महाजन मुंबई नॉर्थ सेंटर से हैं। मणिपुर में 2 सीटें हैं और दोनों की दोनों कांग्रेस के पास में हैं। मेघालय में 2 सीटें हैं, एक कांग्रेस के पास है और एक एनसीपी के पास में है, 1 सीट मेघालय की। मिजोरम में 1 है और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है, नागालैंड में 1 है और 1 पर एनपीएफ का कब्जा है, ओडिशा में 21 सीटें हैं, बीजेडी के पास में 20 सीटें हैं और बीजेपी के पास में 1 सीट है। और आपको ये बता दें कि मौजूदा वक्त में बीजेपी ओडिशा में बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है क्योंकि वहां पर न कांग्रेस का ज्यादा दबदबा है न बीजेपी का। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है, बीजेडी के मुखिया है जो 2008 के आसपास में शायद गलत नहीं हो तो बीजेपी के साथ में थे, जो बाद में उससे अलग हो गए थे, जिसे बीजेपी एक तरह का दगाबाजी भी कहती है। और यहाँ पर नवीन पटनायक के गढ़ में सेंधमारी के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, अपने तमाम सम्मेलन वहां पर करती हैं, अपने 2 साल पूरे होने का 4 साल पूरे होने का कार्यक्रम वहां पर किया था और धर्मेंद्र प्रधान को वहां पर लगातार प्रमोट किया जा रहा है। और पिछले लंबे वक्त से शायद आपने दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान को देखा ही नहीं होगा, वो लगातार ओडिशा के अंदर सक्रिय हैं और वहां पर ऐसा माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी की कोशिश है कि 21 में से 10 से ज्यादा सीटें ओडिशा में निकाली जाए। और बीजेपी का एक टारगेट ये भी है कि नॉर्थ इंडिया, जिसमें आपने देखा किस तरह से गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में किस तरह से बम्पर जीत मिली थी बीजेपी को। मध्य प्रदेश में देखिए 29 में से 27 सीटें, यूपी में 80 में से 73 सीटें। तो ये जो दिल्ली की सातों सीटें, इस जो नॉर्थ इंडिया में 2014 में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी, इसका जो छोटा मोटा नुकसान होने वाला है वो बीजेपी की कोशिश है कि हम बाकी जो ऐसे राज्य जहां पर हमारा 2014 में हमें कोई पहचानता ही नहीं था, वहां पिछले 5 साल में मेहनत की है ताकि अगर नॉर्थ इंडिया में हमें 10, 20, 50 सीटों का नुकसान हो तो हम बाकी राज्यों से 50, 70, 80 सीटें जीते ताकि पिछले से बड़ी जीत हम हासिल कर पाए। ओडिशा में जुएल ओराम है जो जनजातीय कार्य मंत्री भी है मोदी सरकार में, वो सुंदरगढ़ से सांसद है। और धर्मेंद्र प्रधान है तो हालांकि उड़ीसा से ही, लेकिन वो लोकसभा सांसद नहीं है, वो राज्यसभा के सांसद है जो पेट्रोलियम मंत्री भी है। उड़ीसा के बाद में बात करें पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी में AI ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस है, वो वहां से 1 सीट जीती है। पंजाब की 13 में से 2 बीजेपी के पास है, 4 शिरोमणि अकाली दल SAD के पास में है, 3 कांग्रेस के पास में और 4 सीटें आम आदमी पार्टी के पास में है पंजाब की।
जिसमें अमृतसर में सबसे बड़ा मुकाबला हुआ था अरुण जेटली और अमरिंदर सिंह के बीच में, जहां से बीजेपी ने नवजोत सिंह सिद्धू का टिकट काटकर अरुण जेटली को टिकट दिया था। बाद में हालांकि अरुण जेटली खुद चुनाव हार गए थे, वहां से अमरिंदर सिंह चुनाव जीते थे, जो बाद में जब गुजरात के सीएम बन गए थे फिर इस्तीफा दिया था और फिर वहां पर उपचुनाव हुए थे। हरसिमरत कौर बादल भी पंजाब से ही आती है, जो मोदी सरकार मंत्री है, वो भटिंडा से सांसद है। आम आदमी पार्टी के जो भगवंत मान है वो संगरूर से सांसद है। यहाँ पर पंजाब के बाद में सिक्किम की बात करें तो एसडीएफ के पास में है, एक ही सीट है और एक ही एसडीएफ के पास है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के पास में। तमिलनाडु 37 सीटों वाला राज्य, यहां पर भी बीजेपी की नजर तो ज्यादा है, लेकिन बीजेपी ने अभी एआईएडीएमके ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ में जो अलायंस किया है उसमें बीजेपी को कम ही सीटें, 5-7 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, क्योंकि ये वो राज्य है जहां पर बीजेपी का बेस नहीं है, बीजेपी का वोटर नहीं है, बीजेपी का जो कार्यकर्ता होता है ग्राउंड पर वो मजबूत नहीं है। इस वजह से बीजेपी चाहती है कि तमिलनाडु में प्री पोल अलायंस अगर कर दिया जाए तो लोकसभा में अगर कम सीटों की स्थिति में भी फायदा रहेगा, ताकि एआईएडीएमके उनका समर्थन करेगी। और आपको पता होगा जयललिता के निधन के बाद में जिस तरह से एआईएडीएमके में 2 फाड़ हुए थे और बीच में फिर जो मोदी ने एक तरह से दोनों धड़ों को कहते हैं ना कि समझा बुझा करके एक किया, और बाद अब फिलहाल एआईएडीएमके के अंदर सबको शांति है। बीजेपी ने यहां से 1 सीट जीती थी 2014 के चुनाव में। यहां मैंने तमिलनाडु के कुल सीटें गलत लिख ली है, तमिलनाडु की कुल सीटें 39 है, जिसमें से 37 सीटें एआईएडीएमके के पास में है, बीजेपी के पास 1 सीट है और पीएमके पट्टली मक्कल कच्ची इस पार्टी के पास में भी 1 सीट है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अगर हम एक ही बीजेपी का सांसद जीते थे, पी राधाकृष्णन, जो कन्याकुमारी से जीते थे। तेलंगाना, देखिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पहले एक थे और इनकी 42 लोकसभा की सीटें थी। जब दोनों अलग हो गए तो आंध्र प्रदेश में 25 और 17 तेलंगाना में आ गई। यहाँ पर टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति को 11 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, बीजेपी को 1 सीट, टीडीपी को 1 सीट, तेलुगु देशम पार्टी और एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो 1 सीट है। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी खुद सांसद बने थे। वाईएसआर कांग्रेस को भी यहाँ पर तेलंगाना के अंदर 1 सीट मिली थी। तेलंगाना में अगर हम दिग्गज सीटों की बात करें तो एक असदुद्दीन ओवैसी वाली ही है जो हैदराबाद से सांसद है। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं और दोनों सीटें सीपीएम के पास में है। यूपी के अंदर ये इंडिया का सबसे बड़ा लोकसभा सीटों के लिहाज से स्टेट है, जिसके 80 लोकसभा की सीटें। नंबर 2 पर महाराष्ट्र आता है, 48 सीटें हैं। नंबर 3 पर बंगाल है, 42 सीटें हैं। नंबर 4 पर बिहार 40 सीटों के साथ में है। नंबर 5 पर तमिलनाडु है जिनके 39 सीटें हैं। तो बीजेपी को यहां से 71 सीटें मिली थी 2014 के चुनाव में और 2 अपना दल जो अनुप्रिया पटेल वाला है उसको मिली थी। बीजेपी और अपना दल का अलायंस था तो इनके गठबंधन को कुल सीटें हो गई 73। 5 सीटें सपा जीती थी, 2 सीटें कांग्रेस जीती थी। दिग्गज सीटों की बात करें तो देखिए वाराणसी से मोदी खुद थे, लखनऊ से राजनाथ सिंह थे, गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ थे, फूलपुर से केशव प्रसाद मौर्य थे, अमेठी और रायबरेली ये कांग्रेस की ये 2 ही सीटें जीती थी, जहां से अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से सोनिया गांधी। कन्नौज से डिंपल यादव चुनाव जीती थी। सुल्तानपुर जो वरुण गांधी मेनका गांधी के बेटे हैं और राहुल गांधी के भाई भी हम कह सकते हैं, एक तरह से क्या भाई ही है, संजय गांधी के बेटे हैं। तो वरुण गांधी सुल्तानपुर से चुनाव जीते थे। मुलायम सिंह खुद आजमगढ़ से जीते थे। मुरली मनोहर जोशी कानपुर से चुनाव जीते थे। झांसी से उमा भारती चुनाव जीती थी और मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल जो अपना दल की मुखिया है वो वहां से चुनाव जीती थी। ये यूपी की। यूं तो यूपी के अंदर और बिहार ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर 80 में से अगर गिना जाए तो 20 से 25 दिग्गज सीटें होती है। ऐसे नेता, दिग्गजों में हम उन नेताओं को शामिल कर रहे हैं जिनको देश भर में करीब करीब जाना जाता हो। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। ये भी उड़ीसा के साथ साथ वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी इस बार सबसे मजबूत स्थिति में आने की कोशिश में है। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की यहाँ पर 34 सीटें हैं, कांग्रेस की 4 सीटें हैं, सीपीएम की 2 सीटें हैं और बीजेपी की 2 सीटें हैं। रोचक बात आपको ये बताते हैं कि टीएमसी को 34 सीटें भले ही मिली हैं, लेकिन 2014 के चुनाव में सीपीएम को सीटें भले ही 2 मिली, लेकिन 28 सीटों पर सीपीएम नंबर 2 पर थी। यानी कि टीएमसी को कड़ी टक्कर दे रही थी सीपीएम नंबर 2 पोजीशन में। लेकिन उसके बाद के चुनाव में और पंचायती राज के चुनाव में बीजेपी ने वहां पर अपने वोट शेयर के अंदर, वोट प्रतिशत के अंदर बहुत बड़ा इजाफा किया है। इस लिहाज से ऐसा माना जा रहा है कि इस बार बंगाल के अंदर लोकसभा चुनाव में बीजेपी कुछ बड़ा कर सकती है और बीजेपी ने मिशन 22 वहां पर चला रखा है। यानी कि 42 में से जो पिछली बार सिर्फ बीजेपी 2 सीटें जीती थी, उस बार 22 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीतने का टारगेट रखा है।
एक चीज और यूपी में मैं आपको बताना भूल गया कि यूपी के अंदर जो वाराणसी की सीट है जहां से मोदी चुनाव लड़े थे, वहां पर केजरीवाल भी उनके सामने चुनाव लड़ने गए थे वाराणसी से। अतीक अहमद जो वहां के बाहुबली नेता है वो भी सरस्वती से चुनाव लड़े थे, हालांकि वो हार गए थे। मथुरा का भी बड़ा मुकाबला रहा था, वहां पर हेमा मालिनी जीती थी, लेकिन उनके सामने जयंत चौधरी थे, अजीत सिंह के बेटे आरएलडी वाले, वो थे, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। तो ये काफी महत्वपूर्ण रहा था। और कांग्रेस अध्यक्ष जो प्रदेश अध्यक्ष है राज बब्बर, वो गाजियाबाद से चुनाव लड़े थे और हारे थे। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, वापस आ जाते हैं पश्चिम बंगाल पर कि पश्चिम बंगाल की दिग्गज सीटें कौन सी। पश्चिम बंगाल की अगर दिग्गज सीटों की बात करें तो बाबुल सुप्रियो है आसनसोल से। 2014 में 28 सीटों पर सीपीएम नंबर 2 पर रही थी, तो इस लिहाज से बाबुल सुप्रियो जो चुनाव जीते हैं ये काफी मायने रखता है, बीजेपी के लिए मायने रखता है, बीजेपी के साथ में है इसलिए मायने रखता है वहां पर अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए। और अब जब ऐसा माना जा रहा है कि सीपीएम नंबर 3 पर आ गई है, नंबर 2 की पोजीशन में बीजेपी है, कांग्रेस नंबर 4 पर गई है, इसका असली जो लिटमस टेस्ट होगा वो ये लोकसभा चुनाव होगा। देखना ये होगा कि बंगाल के अंदर बीजेपी कितना जीतती है। अगर बंगाल, उड़ीसा ये वो 2 राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सबसे ज्यादा नजर है। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी 2014 में कम सीटें जीती थी, लेकिन बाद में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कई राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई है। इस लिहाज से भी अगर इस बार विस्तार करती है तो बीजेपी के लिए फायदा होगा। यानी कि बीजेपी को अगर सत्ता में वापस आना तो जाहिर सी बात है कई राज्य ऐसे जहां पर नुकसान होगा। गुजरात और राजस्थान में तो ऐसा माना जा रहा है कि मोदी वेव्स अभी भी है, तो वहां तो 25 और जो गुजरात की 26 सीटें हैं, राजस्थान की 25 सीटें हैं, तो इनमें से कोई 2-4 सीटों का नुकसान होगा। लेकिन यूपी में जो बसपा और सपा साथ में आई है, कहीं भी हो, मान लिया बीजेपी का अपना वोटर अपनी जगह पर है, लेकिन जो कांग्रेस और जो दूसरे अलायंस हो रहे हैं, कांग्रेस छोटे छोटे दलों को अपने साथ में मिला रही है, उधर आरएलडी, बीएसपी, एसपी एक साथ हो गई है, तो इनका जो गणित होगा वो गणित बीजेपी के लिए भारी पड़ जाएगा। बीजेपी का अगर 2014 में 40 वोट लोग बीजेपी के साथ थे, 10-20 सपा के साथ थे, 10-20 बसपा के साथ थे, 10-20 कांग्रेस के पास थे, 5-7 आरएलडी के पास थे, लेकिन इस बार वो 60 के 60 एक हो रहे हैं, तो 40 हार जाएंगे 60 के आगे। तो गणित भारी पड़ रही है यूपी के अंदर बाकी के अलायंस की। बीजेपी की जो केमिस्ट्री है वो हार रही है यूपी के अंदर। हार तो नहीं कह सकते हम अभी भी इतना जल्दी, लेकिन सीटों का नुकसान होगा। पिछली बार जो बीजेपी का अलायंस 73 सीटें जीता था, वो इस बार -50 के आसार है। 50 तक अगर पहुंचता है तो भी बीजेपी कामयाबी मानी जाएगी, लेकिन तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल ये बड़ा मायना रखेगा बीजेपी के लिए। और बिहार में जेडीयू अब बीजेपी के साथ आ गई है, तो बिहार भी काफी कुछ मायने रखेगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमने जो आपको सवाल पूछे थे, राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य में हैं, और जो आपको हमने बीच में सवाल पूछे थे उनका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आगे आप कौन से मुद्दों पर वीडियो चाहते हैं इसके बारे में भी आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हालांकि हमारी कोशिश है कि लोकसभा चुनाव तक हम एक एक लोकसभा सीट की स्थिति बताएं कि कौन सी सीट पर 1951-52 का जो पहला चुनाव था उससे लेकर के अब तक कौन सी सीट पर कौन जीता था। इसके अलावा आप अगर खुद सर्वे करना चाहते हैं तो माई वीटो ऐप को डाउनलोड कीजिए, और माई वीटो ऐप से आप वहां पर लाइव वोटिंग का ऑप्शन होता है। लाइव वोटिंग में आप अपने एरिया का सर्वे कर सकते हैं, उस सर्वे को अपने लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी वोटिंग करें और पता चल सके कि कौन सा आदमी आपके एरिया में सबसे पॉपुलर है। धन्यवाद।